सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। दुनिया में कोरोना वायरस के शिकार ताहाल जारी हैं। अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो अमेरिका में कोरोना वायरस के मरीजों की जो तादाद है वो आपको बता दूं कि 10,67,382 हो चुकी है। बिल्कुल आपने सही सुना, और 60,000 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। स्पेन में अगर मैं बात करूं तो ये तादाद 2 लाख से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि मरने वालों की तादाद 24,000 से ज़ायद हो चुकी है। इटली में 2 लाख से ज़ायद मरीज़ मौजूद हैं इस वक्त, जबकि वहाँ कोई नया केस अलबत्ता रिपोर्ट नहीं हुआ है। अगर मैं फ्रांस की बात करूँ तो फ्रांस में कोरोना के मरीज़ों की तादाद 1.5 लाख से ज़्यादा हो चुकी है और 24,000 से ज़ायद ज़िंदगियों के चिराग कोरोना की आंधी ने गुल कर दिए। लेकिन फ्रांस में भी अब तक कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। अगर मैं बरतानिया की बात करूँ तो वहाँ पे 26,000 अमवात, 1,65,000 मरीज़, कोई नया केस अलबत्ता देखने में नहीं आया है। ईरान में 90,000 से ज़ायद मरीज़ और 900 से ज़ायद नए शिकार और 6,000 से ज़ायद अमवात हुई हैं। ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है और बावजूद इसके कि ईरान के मुआशी हालात बहुत ख़राब हैं, उसे सख्त तरीन पाबंदियों का सामना भी है। ईरान में कोरोना का ख़तरा भी मौजूद है, लेकिन ईरानी हुकूमत ने अपने मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों का आगाज़ करने की मंजूरी भी दे दी है। अब ऐसे मकामात जहां बड़े पैमाने पर कोरोना फैलने का खदशा हो, जैसे कि स्कूल, शादी हॉल वगैरह वगैरह, ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद रहेंगे। इसके अलावा जो दीगर छोटे कारोबार खोलने की उन्होंने इजाज़त दे दी है। अगर मैं मिस्र की बात करूं तो मिस्र में भी बड़े इज्तिमात ममनू हैं, मगर क्योंकि मिस्र की हुकूमत को ख़तरा है कि कोरोना को रोकने के डर से भूख से लोग ना मरने लग जाएं, मिस्र की हुकूमत ने भी महदूद पैमाने पर कारोबार खोलने की इजाज़त दे दी है। अब सवाल क्या है? सवाल ये है नाजरीन कि जब इन दोनों ममालिक को मालूम है कि कोरोना का ख़तरा मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद वो क्यों लॉकडाउन में नरमी की तरफ जा रहे हैं? वजह एक है, वो है मज़दूर। अब ज़रा गौर से सुनिएगा। मज़दूर वो तबका है जो इस मुल्क का सबसे गरीब तबका है। हमारे मुल्क में भी ये तबका मौजूद है, जिसे कोरोना की वजह से सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हमारे मुल्क में ये दिहाड़ीदार तबका हर आफत, हर मुसीबत और हर बीमारी में सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है। आप मेरी बात से अग्री करेंगे। और बदकिस्मती कह लें, यकीनन बदकिस्मती ये है कि इस तबके का कोई वरसाने हाल नहीं है। कोरोना वायरस फैलने के बाद से पाकिस्तान भर में ये मज़दूर दिहाड़ीदार जो लोग हैं, जो रोज़ की बुनियाद पर जाते हैं, कमाते हैं और घर का चूल्हा जलता है, अगर ये नहीं जाते, एक दिन की भी आपके पास पैसे नहीं होते तो आपका चूल्हा ठंडा पड़ जाता है। ऐसा ही है, चूल्हे ठंडे हो जाते हैं घरों के। न जाने कितने मजदूर हैं जिस टाइम पे बहुत ही बुरी हालत में होंगे। पाकिस्तान भर में परेशानी का शिकार है मजदूर तबका, फाकों पर मजबूर है। सड़कों पर बैठे ये मजदूर किसी मुआवजे का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी मुआवजे के इंतज़ार में बैठे हैं कि कब उनकी रोज़ी रोटी का कोई बंदोबस्त होगा। विफाक और सूबाई हुकूमतों ने ऐलानात तो बहुत किए और बेशक कई जगहों पर अमल भी किया होगा, इमदाद भी गई होगी, राशन भी तकसीम किया गया और पैसे भी तकसीम हुए, लेकिन जो हमारे मुल्क में जमहूरियत का तसलसल रहा है, उस जमहूरियत में जमहूर को बहुत कम देखा गया है, बहुत कम सुना गया है। यही वजह है कि यह तबका तमाम तर ऐलान के बावजूद, तमाम तर दावों और वादों के बावजूद फाकों पर ही मजबूर है, बेरोजगार बैठा है। आज इस तबके को हम याद करेंगे। आज का प्रोग्राम मजदूरों के नाम। ये पहला क्लिप चलाइएगा रज़ा। जब भी आप पर कोई मुश्किल आती है तो आपसे मैं एक सवाल पूछूंगी नाजरीन, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? यकीनन वो ये होता है कि आप कोई भी फैसला करते हुए इस बात का ध्यान रखें कि उस फैसले से जो आप करने जा रहे हैं कोई और मुश्किल ना खड़ी हो जाए, यानी एक मुश्किल को हल करते करते दूसरी मुश्किल सर पे ना पड़े। ऐसा ही कोरोना पाकिस्तान में आया, अब जब आया तो फैला भी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उस पैमाने पर नहीं फैला जिसका तसव्वुर किया जा रहा था, या बहुत से ममालिक में जिस तरह फैले। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बेशक इससे एहतियात बहुत ज़रूरी है और ऐसे फैसले भी करना लाजमी है जिनके बायस कोरोना के फैलाव को रोका जा सके, लेकिन भूख से बड़ा कोई मसला नहीं होता। पेट तो सबको लगा है, खाना तो सबको चाहिए, रिस्क तो सबको चाहिए,
भूख से बड़ा मेरे मुताबिक कोई मसला होता ही नहीं है, भूख से बड़ी कोई परेशानी होती ही नहीं है, भूख से बड़ी कोई आफत नहीं है, भूख से बड़ी कोई ज़रूरत नहीं है, और भूख से बड़ी कोई मजबूरी भी नहीं होती। और हमारे हाकिमों को ये मालूम होना चाहिए कि हमारे मुआशरे के ज़मीनी हक़ाइक़ आखिर क्या हैं। हवा में बातें तो सारे कर लेते हैं, ज़मीनी हक़ाइक़, ग्राउंड रियलिटीज़ को भी मद्देनज़र रखा करें ना, सामने रखते हुए बात करें, फिर लग पता जाए। हमारे मुआशरे में आज भी तरक्की का नाम 2 वक्त की रोटी, कपड़ा और मकान को ही कहा जाता है। हमारे मुआशरे में आज भी लोग मजदूरी करते हैं 3 वक्त का खाना खाने के लिए, खाना ही पूरा हो जाए तो बड़ी बात है। हमारे मुआशरे में आज भी लोगों को इलाज जैसी जो बुनियादी सहूलत है और ज़रूरत है उसका हक़ तक मुयस्सर नहीं है, हालांकि हक़ है इन लोगों का, मुयस्सर भी होना चाहिए। हमारे मुआशरे में आज भी कई बच्चे भूख से, प्यास से, गुर्बत से मर जाते हैं, ग़िज़ाई किल्लत से मर जाते हैं। और ग़िज़ाई किल्लत हमारे यहाँ एक बीमारी से कम नहीं, आप लोग अग्री करेंगे, प्रॉपर एक बीमारी है हमारे यहाँ ग़िज़ाई किल्लत। आम दिनों में यहाँ लोग फाकों से तंग आकर खुदकुशी कर रहे होते हैं। सोचिए जब कोई खुदकुशी करने पे चला जाए, फाकों से मजबूर होके, माओं ने खुदकुशियाँ की अपने बच्चों को मार के, ऐसी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं, तो सोचिए क्या हालत होगी उस माँ की जब उसने वो फैसला किया होगा। 2 गज ज़मीन के लिए भाई दूसरे का कत्ल कर देता है, कुत्ता काटे तो दवा नहीं मिलती, साफ़ पीने का पानी शायद जन्नत में ही दस्तयाब होगा, बेरोज़गारी में पहले ही काफ़ी चुका है, और इन हालात में कोरोना वायरस हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। अगर इस वायरस से बचाव के लिए सख्त तरीन लॉकडाउन कर भी दिया जाता तो क्या दीगर जो मसाइल हैं, दीगर जो वबाएँ हैं, दीगर जो बीमारियाँ हैं, दीगर जो मुश्किलात हैं, उनकी वजह से जो हालात पैदा होंगे, क्या वो काबू किए जा सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। कैसे करेंगे काबू, बताएं ज़रा। इस कोरोना वायरस ने ना सिर्फ लोगों को बीमार किया है बल्कि उनको बेरोज़गार किया, और बड़े पैमाने पर बेरोज़गार किया, बड़े पैमाने पर फाकों पर मजबूर किया। और हालात अब यहाँ तक आ गए, ये ज़रा देखिए। देखा आपने मुल्क के तमाम शहरों में, तमाम सूबों में जो इंसान ज़रा सी भी इंसानियत रखता होगा ना, यकीन जानिए आप दीद हो गया होगा देखने के बाद ऐसा ही है। मतलब हम शुक्र है इन हालात में नहीं है, लेकिन इंसान होने के नाते हम इनकी तकलीफ़ को एटलीस्ट समझ तो सकते हैं। अगर हम समझ भी नहीं सकते तो यकीन जानिए आज से आप लोग बाकायदा ये सोचने का आप इंसान नहीं है। मुल्क के तमाम शहरों में, सूबों में इस मजदूर तबके के हालात यही हैं जो आपको दिखाए हैं मैंने, यही हैं जो मेरी टीम ने चला के आपको दिखाए हैं। ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, शायद इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ दे होंगे। वो अगर मैं दिखाती आपको तो फिर सोचिए कि क्या हालत होती देखने वालों की। लॉकडाउन जिससे जो तबका सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है वो यकीनन यही तबका है, ये बेचारे दिहाड़ीदार मजदूर। ये कहाँ जाएं, मजदूर तबका कहाँ जाएं? होना तो ये चाहिए था ना कि वफाक और सूबाई हुकूमतें मिल बैठकर इस तबके के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ करती, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशे से किसी को फुर्सत हो तो कोई कुछ करे। चले शुक्र है कहीं ना कहीं एक दूसरे की बात समझने की भी नौबत आ जाती है, लेकिन कब तक, वो कब तक रहेंगे? मैं तो दुआ मांगती हूँ जब कभी एक पेज पे आते दिखाई देते हैं तो मैं कहती हूँ अल्लाह करेगी एक पेज पे रहें, कुछ अरसा तो रहें। अब अगर इनके मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के बारे में नहीं सोचा गया, क्या हुआ? इस अहम तरीन मसले पर भी वफाक की समत अलग थी, और सूबों की अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं वो बिल्कुल अलग थी। वो इधर जा रहे थे, वो उधर जा रहे थे। सिंध में शुरू में सख्त तरीन लॉकडाउन कर दिया गया, आपको पता है। वफाक ने एतराज़ किया लेकिन सिंध हुकूमत ने बात नहीं मानी। सिंध हुकूमत तो आज भी लॉकडाउन में नरमी की हिमायत करती दिखाई नहीं दे रही, लेकिन क्योंकि हमारे स्टेक होल्डर्स एक पेज पर नहीं थे, जिसका नुकसान किसी MNA MPA वज़ीर आला को इतना नुकसान ना हुआ, अगर हुआ तो सबसे ज़्यादा इस बेचारे गरीब तबके को हुआ, मजदूर तबके को, दिहाड़ीदार तबके को हुआ। किसी ने फाकों से तंग आकर खुद को आग लगा दी, किसी ने भूख से सताए हुए बच्चों को फांसी दे दी। जब ऐसी खबरें आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, सोचिए, दिल पे हाथ रखिए और मुझे बताइए कैसा महसूस होता है कि भूखे बच्चों को भूखा देख सके कोई माँ बाप और फांसी दे दे कि जाओ बेटा एक ही दफ़ा जान छूटे तुम्हारी। किसी ने जहर खा लिया, कोई मरने की दुआएं मांगने लगा, कोई मौजज़े का इंतज़ार करता दिखाई दिया। वफाक और सूबों को इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा, ये जो वफाक और सूबों की लड़ाई, इसमें सबसे ज़्यादा पिसने वाला तबका ये मजदूर तबका है। अफसोस का मुकाम है कि आप कुछ कर नहीं सकता, आप इनकी तकलीफ़ भी महसूस नहीं करते। मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ जो इनकी तकलीफ़ महसूस भी नहीं कर पाता।
यही तबके, और आज भी जब हर मुल्क अपने वसाइल को देखते हुए कोरोना जैसे खतरे से निपटने के लिए, अपने अवाम को रिलीफ देने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए इकदाम कर रहे। इकदाम तो करने हैं, जाहिर बात है, एहतियात भी करनी है। अब क्या किया जा सकता है? एक वबा है, पूरी एक आलमी वबा है जिसने पूरी दुनिया को लपेट में लिया हुआ है, लेकिन उसके लिए कोई आपने हिकमत अमली तश्कील देनी है। पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है, पाकिस्तान में हो क्या रहा है, इस हवाले से ये जरा निसार खोड़ो का क्लिप है, टीम चलाइएगा। जहां पाकिस्तान में एक जाहिल हुक्मरान इमरान खान की शक्ल में मिला है, उसने अपने से भी बड़ा जाहिल गवर्नर बनाया है सिंध का, जिसने आज सिंध में रहते हुए सिंधियों की बेइज्जती करते हुए उनसे कहा है कि वो अनपढ़ जाहिल है, इस वजह से वो मुझसे मिले और मुझे कोरोना लगा। मैं डिमांड ये करता हूं कि ये तासुबी गवर्नर माफी मांगे सिंधियों से। सिंध का खाता है, सिंध में पलता है, और सिंधियों के बारे में ये बात कर रहा है। इससे कोई गिरी हुई बात हो नहीं सकती। निसार खोड़ो साहब की गुफ्तगू आपने भी सुनी। निसार खोड़ो साहब ने जिन, क्या बोलूं, कौन से ख्यालात, कीमती ख्यालात ही कह देती हूँ इन साहब के कीमती ख्यालात का इजहार अपने मुल्क के वजीर आजम और सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल साहब के बारे में किया। उसकी वजह बना था एक बयान जो इमरान इस्माइल साहब ने दिया था। उन्होंने कहा था कि जी अंदरून सिंध को इतना एजुकेट नहीं किया गया, इसीलिए वो लोग मेरे करीब आए और मुझे कोरोना लग गया। हम अक्सर अपने रोशन ख्याल सियासतदानों को ये कहते सुनते हैं, लिबरल और मोमबत्ती माफिया को कहते हुए या देखते हैं कि जी रियासत हुबुल वतनी के सर्टिफिकेट बांटना बंद करे। रियासत जो है ना वो हुबुल वतनी के सर्टिफिकेट बांटना बंद करे। अक्सर ये जो लंडे बाजार के लिबरल, जो मैं अक्सर प्रोग्राम में कहती हूँ, ये लंडे के लिबरल्स ये इल्ज़ाम लगाते हैं, खुद पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों में मौजूद अफराद ये कहते हैं कि ये गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना बंद कर देने चाहिए। अब मुझे ये बताइए, मुझे बताएं कि ये बांट कौन रहा है? आज ये सवाल मैं पूछूंगी, ये बांट कौन रहा है? आप लोग अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांक लेते एक बार? हर बात का इल्ज़ाम आप लगाते हैं इदारों पर। ये बताएं कि फ़ौज पर, खलाई मखलूक पर यही कुछ फरमाते हैं ना? आप लोग खुद क्या करते हैं? किस किस पर इल्ज़ाम लगाते हैं और क्यों लगाते हैं? अपने इल्ज़ाम साबित तो फिर आप लोग कर नहीं सकते, क्योंकि हवा में तीर छोड़ रहे होते हैं, सबूत कोई होता नहीं आपके पास साबित करने के लिए। कभी अपने गिरेबानों में झांकने की कोशिश की? चले ये बता दें कि कोशिश ही की हो कभी? इस एक बयान पर आप लोगों ने नस्ल परस्ती, तासुब की सियासत शुरू कर दी। ये सर्टिफिकेट आप लोगों से ज़्यादा, कान खोल के सुन लें, ये सर्टिफिकेट आप लोगों से ज़्यादा और कोई नहीं देता, आप लोग खुद देते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास सियासत करने के लिए अब है ही क्या? कोई सिंधियों के नाम पर सियासत कर रहा है, कोई मुहाजिरों के नाम पर लूटता रहा, किसी ने बलोचों के नाम पर नफरत फैलाई, कोई पख्तूनों के नाम पर अपना कारोबार चमका रहा है। ये है सियासत आप लोगों की। निसार खोड़ो साहब को इतनी ही सिंधियों से अगर मोहब्बत है, चले मान लेते इतनी मोहब्बत है, इतना ही ये सिंध के अवाम का दुख और दर्द और तकलीफ को समझते हैं, तो जवाब में निसार खोड़ो साहब को दिखाने चाहिए थे अंदरून सिंध के वो हज़ारों स्कूल जो पीपल्स पार्टी ने बनाए इन दर्जन सालों में, 12 सालों में। 12, ये देखिए मेरी उंगलियां भी 10 हैं, इसमें भी 2 साल ऐड कर लें, 12 साल मजाक नहीं होते। 12 सालों में निसार खोड़ो साहब को दिखाना चाहिए था सिंध का वो बेहतरीन तालीमी निज़ाम जो इन 12 सालों में, दर्जन सालों में उनकी जमात ने मोहब्बत करके तामीर किया। इन्हें दिखाना था ना, एड्स फ्री लाड़काना दिखाते, निसार खोड़ो साहब दिखाते, पीपल्स पार्टी के बनाए वो सैकड़ों हॉस्पिटल्स। ये तो बुनियादी ज़रूरत है ना, अस्पताल, क्योंकि बीमारी तो आ जाती है, हॉस्पिटल तो जाना पड़ता है गरीबों को। अस्पताल दिखाते जिनमें अंदरूनी सिंध में रहने वाले मासूम सिंधियों का बेहतरीन इलाज हो रहा है और मुफ्त हो रहा है। फिर ये खोड़ो साहब मुतालबा करते गवर्नर सिंध से माफ़ी का, फिर शायद अच्छे भी लगते मुतालबा करते हुए, इतना काम करने के बाद फिर मुतालबा बनता है कि फिर मुतालबा करते कि हम इतना कुछ कर रहे हैं तो आप माफ़ी तो मांगे। गवर्नर सिंध से मुतालबा करते माफ़ी का, अगर आप इतना सब कुछ करके पाकिस्तान के लिए इतना कुछ किया होता आपने और वाकई पता चलता प्रैक्टिकली कि ये है आपकी मोहब्बत सिंधियों के लिए, फिर समझ भी आता आप लोगों ने सिंध के लिए किया क्या है भाई। आप लोगों ने सिंध के अवाम का नाम इस्तेमाल किया, लेकिन उनका म्यारे ज़िंदगी कितना बेहतर किया बताएं। ये मैं सिंधियों से पूछती हूँ आज, कितना म्यारे ज़िंदगी तमाम सिंधियों का अच्छा हुआ, ज़रा मुझे बताएं तमाम सिंधी भाई। ये सर्टिफिकेट
तो बनाए भी आप जैसे अफराद ने हैं, और मैं अललान कहती हूँ बांटे भी आप लोगों ने, नस्ल परस्ती, लसानियत, कौमियत के नाम पर अवाम को तकसीम दर तकसीम करके भी अकल नहीं आई आप जैसों को। ये शायद सोच समझ के तकसीम किया। अब मैं यही कहूँगी, अगर गलती से किया हो तो शायद अकल आ जाए, कह रहे ये मैं क्या कर रहा हूँ। यही काम लंदन में बैठे उस घटिया शख्स ने कराची में एक अरसे तक किया। इसी कौमियत के कार्ड को इस्तेमाल करके लंदन के उस यजीद ने उर्दू बोलने वालों का बेड़ा गर्क कर दिया। उनको मारा, बेदर्दी से लूटा, भत्ता लिया, ज़कात तक खा जाता था गरीबों की, और अब लंदन में बैठा भीख मांग रहे हैं। ये कब तक आप लोग इस किस्म की सियासत करते रहेंगे? आज मुझे कोई ये समझा दे। लोगों को मजबूरन अपने मजहब की, अपने हुबुल वतनी की वजाहतें देना पड़ेंगी। कभी को मौलाना अपने मुल्क के वजीर आजम को यहूदी एजेंट कह देता है, यानी कलमा पढ़ने वाले को डायरेक्ट अपने यहूदी कह दिया, और आपको शर्म भी नहीं आई। ये सिर्फ जुर्म नहीं है, ये बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है, क्राइम भी है, सिन भी है, जुर्म भी है, गुनाह भी है। उनसे तो माफ़ी का मुतालबा आज तक किसी ने नहीं किया। कभी बेनज़ीर भुट्टो को गद्दारे वतन करार दिया जाता है, कभी किसी को सिंधियों का दुश्मन कहा जाता है, कभी पंजाबियों का नाम इस्तेमाल करके उनको भड़काया जाता है, कभी बलोचों के नाम पर बगावत की जाती है, नफरत फैलाई जाती है, कभी मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर जैसे नमक हलाल पश्तूनों के नाम पर रियासत के अंदर रियासत बनाने की कोशिश करते हैं। ये गद्दारी के सर्टिफिकेट, ये तफरीक की सियासत, ये नफरत अंगेज़ी कौन कर रहा है और ख़त्म कब करेंगे ये बता दें। कौन कौन क्या क्या कर रहा है सबको नजर आ रहा है। ये सवाल नहीं है ये खत्म कब होगा, ये सिलसिला कब बंद होगा, ये है सवाल। आप अगले इंसान को इतना मजबूर कर देते हैं कि वो वजाहत देने पर आ जाता है। क्या इस वक्त ये है हमारे मुल्क का मसला? अब एक सवाल नाजरीन के लिए छोड़े जाऊंगी और फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। क्या हमारे मुल्क का इस वक्त मसला ये है? ये वक्त है ऐसी बातें करने का? यहाँ से इनकी सीरियसनेस का, संजीदगी का अंदाज़ा लगा लें कि कितनी फ़िक्र है इनको मुल्क की और मुल्क में बसने वाले लोगों की। मैं हमेशा कहती हूँ और आज भी कहूँगी, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपके अल्फाज से ज़्यादा मायने रखते हैं आपके अमली इक़दामात। जब अमली इक़दामात करेंगे ना तो डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान कहेगी ये चीज़, लेकिन करके तो दिखाएं। ब्रेक पे जाने, ब्रेक से आने के बाद सदीक जान मेरे साथ मौजूद होंगे अपनी बड़ी खबर के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। ब्रेक से पहले बात करी थी कोरोना की और मज़दूरों की और हमारे हुक्मरानों के रवैये की भी। अब इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी। मेरे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान। सदीक, वार्म वेलकम। आज मैं बात करी थी मज़दूरों के हवाले से, क्योंकि लेबर डे आता है 1 मई को। हमने सोचा कि हम आज ही प्रोग्राम करें और आज का प्रोग्राम हमने फर्स्ट सेगमेंट डेडिकेट किया मज़दूरों को। और आप मेरी बात से एग्री करेंगे सदीक कि अब इन हालात में, जबकि लॉकडाउन ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बर्दाश्त की, इन हालात में सबसे ज़्यादा सफ़र उसी तबके ने किया जिसको आप मज़दूर तबका कहते हैं, दिहाड़ीदार तबका कहते हैं। उनके लिए मैं चाहती हूँ कि पहले आगाज़ में कुछ अल्फाज आप जो कहना चाहें, उसके बाद फिर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा किया, आज ये सेगमेंट उनको डेडिकेट किया है जो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। और ज़ाहिर है ये अल्लाह ताला उनको अपना दोस्त करार देता है जो मेहनत करके और हलाल रिज़्क़ कमाते हैं। तो बिल्कुल उन लोगों को अप्रिशिएट भी करना चाहिए, खराज तस्लीम भी पेश करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि आजकल के जो दिन हैं उनका हमें बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखना चाहिए। जो मेहनत मजदूरी करते थे लेकिन काम क्योंकि है नहीं, तो जो घरों में बैठे हैं उनका ख्याल बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। ठीक है जी सदीक, अब आगे चलते हैं। ख्याल तो रखना चाहिए, लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं उनको ख्याल रखना क्यों नहीं आता? अब उनको रवैये तब्दील करने पे क्या हम लोग क्लासेस दें, लेक्चर्स दें कि प्लीज़ अपने रवैयों में थोड़ी तब्दीली लेकर आएँ? अब आज भी आपने देखा कि वफाक और सिंध में नर्म सख्त लॉकडाउन के मामले पर बहस जारी रही है। और कल आपने बड़ी अच्छी बात की थी कि जब मीटिंग्स होती हैं तो तब तमाम लोग एक पेज पर होते हैं, जैसे ही कैमरा ऑन होता है, जैसे रिपोर्टर्स आके इनसे सवाल पूछते हैं तो वहाँ जाके ये जो इनका दिल चाहता है वो कहना शुरू कर देते हैं। आज भी ज़रा तफसील से बताइए क्यों करते हैं ऐसे? देखिए, जैसे आपने कहा, मैं बल्कि अभी हमने नेक्स्ट सेगमेंट में भी उस पर बात करनी है, लेकिन वो हम मुख्तलिफ बात करेंगे। इसमें हम बात कर लेते हैं कि कल मैं सुन रहा था शहबाज शरीफ साहब को,
कि वो बड़ा भाषण दे रहे थे और वो ये कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अपनी अना एक साइड पे रख के और चारों सूबों को एक साथ बिठा के कंसेंसस के साथ फैसले करने चाहिए। तो शहबाज शरीफ साहब को पता नहीं इतने बेखबर हैं, उनको किसी ने बताया नहीं है, ना ही जिस एंकर ने उनका इंटरव्यू किया है उन्होंने बताने का तकल्लुफ़ किया है। ज़ाहिर है उनकी तो दोस्ती भी है शहबाज शरीफ साहब के साथ कि शहबाज शरीफ साहब 14 से 15 मीटिंग्स हो चुकी हैं उस फोरम की जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब। उसमें चारों सूबे मौजूद हैं, उसमें गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला मौजूद हैं, उसमें AJK के प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं। स्टोरी अभी आप रख लें सदीक, इस स्टोरी को आप ब्रेक कीजिएगा थर्ड सेगमेंट में, आपकी एक्सक्लूसिव स्टोरी है और आप इस पर अपना जो तज्जिया देना चाह रहे हैं आप ये थर्ड सेगमेंट के लिए रख लें। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे और मैं आपसे ये भी ब्रेक के बाद पूछूंगी कि जब आप कहते हैं दोस्त हैं, इंटरव्यू लेने वाले दोस्त हैं, इंटरव्यू देने वाले भी उनके दोस्त हैं, तो फिर ये दो लोग जो आपस में दोस्त होते हैं आप अपने दोस्त का इंटरव्यू कैसे कर सकते हैं इंसाफ के साथ? एज अ जर्नलिस्ट मैं आपसे जानने की आज कोशिश करूंगी, लेकिन थर्ड सेगमेंट में कोशिश करूंगी। अभी हम बात कर रहे थे जी इमरान खान साहब के हवाले से कि जी इमरान खान साहब ने जो तमाम वुज़रा आला हैं उनको एतमाद में नहीं लिया था, या मुराद अली शाह साहब के हवाले से हम ये कह दें कि जो शाह साहब हैं वो जल्दी में थे हमेशा की तरह? देखिए वो एतमाद में लेते हैं, कंसेंसस के साथ फैसले होते हैं, लेकिन जब कंसेंसस हो जाता है ज़ाहिर है कंसेंसस तो अक्सरियत की राय शायद इसलिए भी प्राइम मिनिस्टर की हमायत में आ जाती है। चलें हम एक दूसरे पहलू पे बात कर लेते हैं कि क्योंकि पंजाब में उनकी अपनी हुकूमत है, KPK में उनकी अपनी हुकूमत है, बलूचिस्तान में भी उनके इत्तेहादी और उनकी अपनी हुकूमत है, तो 3 सूबों के तो चलो उनके हक़ में आ जाता होगा। फिर बाकी देखें AJK में और गिलगित बल्तिस्तान में तो नून लीग की हुकूमत है, उनकी भी सपोर्ट हक में आ जाती है। अच्छा वहाँ मीटिंग में बैठ के वज़ीर आला सिंध जो हैं मुराद अली शाह साहब वो कोई ज़्यादा इख्तलाफ नहीं करते, या चले हम एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि वो इख्तलाफ करते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी एक आवाज़ होती है बाकी लोग प्राइम मिनिस्टर के उसके साथ मौक़िफ़ के साथ जाते हैं। उसके बावजूद एंड के ऊपर ये कहा जाता है कि इस बात पर कंसेंसस हो गया कि ये चीज़ें इस तरह से हमने लॉकडाउन से स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना है, इन शोबाजात को हमने खोलना है, कंस्ट्रक्शन को, सन्नतों को, मिलों को, फैक्ट्रियों को, इनको हमने खोलना है, इन दुकानों को हम खोलेंगे, ये चीज़ें बंद रहेंगी। लेकिन एंड पे फिर ये कहा जाता है कि इसके बाद अगर आप में से कोई अपने सूबे में समझता है कि उसको इससे मुख्तलिफ काम करना चाहिए, इससे मुख्तलिफ जाना चाहिए, तो आपके पास इख्तियार है। 18वीं तरमीम के बाद आप बाइख्तियार हैं, आप अपने मुताबिक फ़ैसले करें। तो अगर मुराद अली शाह साहब को लगता है कि ये चीज़ें जो हैं वो वफाक ठीक कह रहा है, हमें कर लेनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ें वफाक जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, हमें नहीं करनी चाहिए, तो उनके पास इख्तियार है। जो हमने कल भी ये बात की थी, लोगों को समझने के लिए मैं दोबारा बता देता हूँ कि 2 फोरम हैं। एक फोरम के ऊपर प्राइम मिनिस्टर और वज़राए आला मौजूद होते हैं, आर्मी चीफ मौजूद होते हैं, ये तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मौजूद होते हैं जहाँ पे फैसले होते हैं। फिर उन फैसलों को इम्प्लीमेंट करने के लिए या वो जो आइंदा के लिए जो फैसले होते हैं उस पर इनपुट लेने के लिए नीचे एक कोऑर्डिनेशन जो है कमेटी, आप उसे कहें, आप नेशनल कमांड सेंटर कहें, वो मौजूद है। उसमें असद उमर साहब उसको हेड करते हैं, उसमें चीफ सेक्रेटरीज मौजूद हैं। हुकूमत अमली तौर पर जो ब्यूरोक्रेसी चला रही होती है वो उसके जो हेड होते हैं हर सूबे में वो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, चीफ सेक्रेटरीज मौजूद होते हैं, जो सेक्रेटरी सेहत होते हैं अगर उनकी ज़रूरत पड़े वो मौजूद होते हैं, इवन के अगर उसमें जो वज़रा जो सेहत के वज़रा हैं सूबाई वो मौजूद होते हैं, तमाम कंसर्न लोग मौजूद होते हैं और वहाँ पे पूरे हर एक का इनपुट लिया जाता है, हर एक की बात सुनी जाती है, उसके ऊपर डिस्कशन होती है। तो तमाम फैसले कंसेंसस के साथ हो रहे हैं, फोरम मौजूद है ऊपर भी नीचे भी, लेकिन वही बात कि फैसले हो जाते हैं। और पीपल्स पार्टी का मिजाज भी MKM वाला बना हुआ है कि आप एज ए हुकूमत के साथ भी रहें और एज ए हुकूमत भी बिहेव करें, एज ए पोजीशन भी बिहेव करें। भाई आप जब ये कहते हैं कि हम ये चाहते हैं ये करना चाहिए वफाक को, आप छोड़ दें वफाक को, भाई आप अपने सूबे में इम्प्लीमेंट कर लें, आप अपने सूबे के जिम्मेदार हैं ना। आपसे पंजाब को तो कोई नहीं पूछेगा, आपको तो रोज़ एक के बाद एक स्कैंडल आ रहा है, एक के बाद एक मामला आ रहा है। अब वो गंदम गायब हो गई है वो खबर आ रही है, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इनसे पूछा कि आपने 8 अरब का नहीं 1 अरब का जो राशन तकसीम किया वो कहाँ पे किया, आपने एक्सपायर राशन जो है वो तकसीम किया, आप मुख्तलिफ चीज़ें कर रहे हैं। इवन के सुप्रीम कोर्ट ने ये जो इक्विपमेंट खरीद रहे हैं उसके ऊपर भी सवाल उठाए हैं, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट मुतमईन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये ना हो कि कल को नया स्कैंडल को सामने आ जाए कि आपने जो इक्विपमेंट खरीदा है, आपने जो सामान बांटा है, इसमें भी कोई करप्शन हो गई है, लूटमार हो गई है, इसमें भी किकबैक्स लिए गए हैं। तो ये इनका मामला है। और जो आपने पिछला सेगमेंट किया मैंने देखा, उसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आपने लसानियत की बात की। मसला यह है कि आप अपने प्रोग्रामों में बात करती रही हैं, आपने ये चीज़ें दिखाई हैं, लसानियत को तो छोड़ दीजिए। ये पीपल्स पार्टी जो है ये तो उस फजल रहमान साहब को उन्होंने अपने कप्तान बनाया हुआ था जो कंटेनर पे खड़े होकर इमरान खान पे तौहीन मजहब, तौहीन रिसालत और तौहीन सहाबा के इल्ज़ामात लगा रहे थे। एक तरफ बिलावल साहब लिबरल बनते हैं, सेकुलर बनते हैं
और बाहर के बहुत से मुल्कों के बहुत से कुव्वतों को खुश करने के लिए कहते हैं हम लिबरल हैं, हम सेकुलर हैं, हमारा मजहब शजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, हम मजहब में नहीं जाते, हम इन मामलात में नहीं जाते। दूसरी तरफ उसी कंटेनर पे ये खड़े हो गए थे जाके, जिस कंटेनर पे ये कहा जा रहा था कि इमरान खान इस्लाम के लिए खतरा है और हम जिहाद करने के लिए आए हुए हैं। इमरान खान तोहीन रिसालत का मुर्तकिब है, तोहीन मज़हब का मुर्तकिब है। मेरा कल का प्रोग्राम याद करवा दिया। ब्रेक पे जाने से पहले 2 मिनट है, जरा मैं चाहती हूँ कि उन एंकर्स के बारे में, मैं किसी का नाम नहीं लेती, सबको पता है, अब जाहिर बात है, जिन्होंने मौलाना तारिक जमील जैसे आलिम दीन को, जो कि कभी भी फूट की बात नहीं करते, वो हमेशा सबको एक पेज पे लाने की कोशिश करते हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये मौलाना तारिक जमील साहब की कि वो लोगों को सबको एक पेज पे लाने की बात करते हैं, तफरीक की बात नहीं करते। उनके बारे में इन्होंने जो हरकत कर छोड़ी, उनसे माफ़ी मांगने का मुतालिबा, उनकी बाकायदा तजलील की जा रही थी, तमस्कर का निशाना बनाया जा रहा था। उन तमाम एंकर्स ने कभी मौलाना फजल रहमान से इस बात पर माफ़ी का मुतालिबा किया? 100 गलतियाँ वो करते होंगे, लेकिन एक गलती जो कि गलती भी है, मेरे मुताबिक गुनाह भी है, जो वो एक कलमा पढ़ने वाले को यहूदी कह देते हैं, यहूदी एजेंट कह देते हैं। कभी किसी एंकर ने कहा कि आप माफ़ी मांगे मौलाना साहब? आपने बहुत ज़बरदस्त बात की है, बहुत वैलिड आपने सवाल उठाया है फजल रहमान साहब के। मैं यहाँ पे 10 कंट्रडिक्शंस आपको अभी बता सकता हूँ, उनके झूठ मैं बता सकता हूँ आपको। उनसे आप सवाल क्यों नहीं करते भाई? आप उनको क्यों नहीं कहते माफ़ी मांगे? चलें, बाकी सारी बातें छोड़ दें। बाकी तो चलो हम कहते हैं कि क्योंकि ये भी चाहते हैं कि हुकूमत को दबा के रखें, प्रेशराइज करें, और फजल रहमान साहब भी हुकूमत के खिलाफ हैं, तो जो कहते हैं ना कि आपके दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है, चलो हम मान लेते हैं। लेकिन वो जो इनका मामला, वो जो 36 तलाक याफ्ता औरतों के टोले का मामला जो इनके दिल के बड़े करीब है, वो जो मेरे जिसम मेरी मर्जी, उसके ऊपर फजल रहमान साहब ने कहा था कि हम ना सिर्फ इसकी मजम्मत करते हैं, मुखालफत करते हैं, बल्कि अगर कहीं पे जुलूस निकला हम उसको ताकत से रोकेंगे। उसके ऊपर भी इनको सांप सूप गया था, उसके ऊपर भी कोई बात नहीं की थी। तो बात यह है कि आपने दुरुस्त कहा कि उनको तो नहीं कहते, और उनको कहने से पहले पिछले प्रोग्राम में भी मैंने एक जुमला कहा था, वो आसिफ महमूद साहब के कॉलम का, कि गज भर लंबी ज़बान के नीचे इनकी गिरबान है। झांक लें अपने गिरबान में कि इन्होंने कितने झूठ बोले हुए हैं, और आप यकीन करें वो आपने देखा कि जिनको सबसे ज़्यादा तकलीफ थी उनका अब एक क्लिप सामने आ गया जिसमें उन्होंने कहा कि मीडिया 10% भी सच नहीं बोलता, और वो सबसे ज़्यादा मौलाना तारिक जमील साहब पे जो है वो तनकीद कर रहे हैं। मैंने तो ये कहा है कि उनके ऊपर तनकीद होनी चाहिए अगर वो गलत करते हैं। ठीक है, हम ब्रेक पे जाएंगे, और ब्रेक से आने के बाद के हवाले से जो खबर मैंने आपको कहा था रुक जाइए, ब्रेक से आने के बाद हम शेयर करेंगे, वो खबर शेयर करेंगे। साथ ही असद कैसर के हवाले से खबर चल रही, नीचे टिकर में पड़ रही थी कि जी उनका भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया, पॉजिटिव आ गया। इस हवाले से भी बात करूँगी कि बहुत से लोगों को मैं बारहा इस प्लेटफॉर्म से कह रही हूँ कि कोरोना को सीरियस लीजिए, एहतियात कीजिए। और बहुत से लोग हमारे यहाँ ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि कोरोना है कहाँ पर, आपने कोई कोरोना पेशेंट देखा है? अब देख लें कि इतने नामवर लोग जो कि सारा दिन आपके सामने स्क्रीन पर होते हैं, सियासतदान है, जान पहचान वाले लोग हैं जिनको आप जानते हैं, उनके कोरोना टेस्ट अगर मुस्बत आ रहे हैं तो खुदा का खौफ करें, अपने और अपनी फैमिली पर, अपने बच्चों पर रहम करें। ब्रेक से आने के बाद बात करती हूँ। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान, और मेरे साथ मौजूद है खुसूसी नुमाइंदा सिद्दीक जान। सिद्दीक, 18वीं तरमीम का शोर सुनाई दे रहा है, शहबाज शरीफ साहब के बयानात पे बयानात आ रहे हैं, अपोजिशन मुत्तहिद मौलाना फजल रहमान एक बार फिर सियासत में एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहूँगी एक्टिव नहीं हुए, एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं, और अक्सर कोशिशें उनकी नाकाम साबित होती हैं आजकल। ये मामलात हैं क्या? इस सेगमेंट में हम बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बात करते हैं। पहले बात करने जा रहे थे, मैंने आपको रोक दिया था कि आप उनके हवाले से कोई ख़ास बात करना चाह रहे हैं। आए दिन उनके बयानात हम देख रहे हैं जी, आ रहे हैं बयानात पे बयानात। चाह क्या रहे हैं सदीक? एक छोटा सा सवाल, कहीं किसी की तवज्जो या टेंशन तो नहीं हासिल करना चाह रहे शहबाज शरीफ साहब? जी बिल्कुल, एक तो ज़ाहिर है वो किसी को पैगाम भिजवा रहे हैं कि हम भी पढ़े हैं राहों में, हमारा भी कुछ करें, मेरी तरफ भी देखें, क्योंकि उनका जो केस है जिसमें नैब उनको तलब कर रहा है वो बहुत संगीन केस है। और जो मैं जिक्र कर रहा था कि उन्होंने कल जो इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में उन्होंने एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि वो नैब के सामने पेश होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि अभी तक वो फैसला नहीं कर पा रहे कि उनको नैब के सामने जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। क्योंकि एक तरफ गड़ा है, एक तरफ खाई है, उनको समझ नहीं आती, जाऊँ तो भी वहाँ गिरफ्तार हो सकता हूँ, ना जाऊँ तो भी गिरफ्तारी हो सकती है। मैं आपकी बात काट रही हूँ। आपके इस जुमले में हमारे पूरे पाकिस्तान का सिस्टम आपने एक्सपोज करके रख दिया कि शहबाज शरीफ साहब सोच रहे हैं कि मैं नैब के सामने जाऊं या ना जाऊं।
जब आप पे कोई इल्ज़ाम लगता है आप मुलजिम होते हैं, आप मुजरिम नहीं होते। मुजरिम आप तब होते हैं जब जुर्म साबित हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान आप मुलजिम तो होते हैं। यानी यहाँ पे मुलजिम ये सोचे कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि ये खाई है, वो गड़ा है। तो ये हमारा सिस्टम कितना बुरा है कि हम ये सोचेंगे कि हम जाएं या ना जाएं। नैब ने बुलाया, आपको जाना पड़ेगा, बात खत्म हो गई। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। ये आपने वो बात की जो जिस तरह प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी हर वक्त कहते हैं कि यहाँ पे ताकतवर के लिए और कानून है, कमज़ोर के लिए और कानून है। और अब कोई आम जो बंदा होता तो लाहौर के किसी थाने का थानेदार जाता और लंबा डाल के गाड़ी में ले आता, लेकिन क्योंकि ये शहबाज शरीफ साहब हैं, बासर हैं, पैसे वाले हैं, ताकतवर हैं, तो इसलिए उनके साथ मुख्तलिफ सलूक किया जाएगा। तो फिर इमरान खान साहब कब तक कहेंगे ना, जाए ना कोई जाके इनको लंबा डाल के गाड़ी में ले जाए ना, फिर कोई शहबाज शरीफ साहब से एग्जाम्पल सेट करना शुरू करें। हम तो प्रैक्टिकल बातें देखना चाहते हैं ना, प्रैक्टिकली साबित करें, बस बहुत हो गया जुबानी जमा खर्च। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। लोग तो यही चाहते हैं कि अब वो जो जिस लिए इस हुकूमत को लोगों ने वोट दिए, लोग चाहते हैं कि उसकी अमली ताबीर उनको नज़र आए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब का मसला ये है कि जो मैंने आपको कहा कि वो जाएंगे तो भी वो क्या बताएंगे, उनके पास क्या जवाब होगा। उनसे पूछा जा रहा है कि आप बताएं, आपकी आमदन ये थी डिक्लेयर्ड, असासे आपके ये हैं, तो ये कहाँ से ये सारा पैसा आया। जाहिर है जिस बंदे के पास हलाल का होता है उसके लिए कोई मसला नहीं होता उसको जस्टिफाई करना, लेकिन जिसके पास हलाल का ना हो वो जस्टिफाई नहीं कर पाता। दूसरी बात यह है, शहबाज शरीफ साहब जो हैं, आप ये देखें कि एक तरफ नैब का दबाव है उनके ऊपर, उनको गिरफ्तारी का खौफ है, दूसरी तरफ उनकी जो भतीजी हैं, उनकी भतीजी के जो लाडले हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब पे लफ्जी वार शुरू कर दिए हैं। और वो इंटरव्यूज़ मुख्तलिफ टॉक शोज़ में ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो वो उन्होंने कॉलम लिखा था सोहेल वड़ाई साहब ने उनके इंटरव्यू का, उसकी तस्दीक या तरदीद शहबाज शरीफ साहब खुद करें। अब शहबाज शरीफ साहब को एक तो दबाव है नैब का, दूसरा पार्टी के अंदर से उनके खिलाफ जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। पार्टी ये कह रही है कि भाई आपने तो हमारे सारे बयानिए का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। हम तो ये कहते थे कि हम तो वोट को इज्जत देंगे, हम तो अवाम के पास जाएंगे, जबकि आप ये बता रहे हैं इंटरव्यू में कि नहीं, हम तो कहीं और से जाके भीख मांग रहे थे, हम तो कहीं और बैठ के मामला तय कर रहे थे, हमारे तो किसी और के साथ मामला तय हो रहे थे, हम तो उनके साथ बात कर रहे थे कि हम आपकी ये खिदमत करेंगे, हाँ आप अगर हमें सेलेक्ट कर लेते हैं हम आपके ये खिदमत करेंगे, ये खिदमत करेंगे, ये खिदमत करेंगे। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके लिए दोनों तरफ से प्रेशर बढ़ रहा है, बैरूनी भी अंदरूनी भी। आप देखते हैं शहबाज शरीफ साहब इस सबसे कैसे निकलते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी अगर होती है तो उसके सबसे बड़े बेनिफिशरी जो होंगे वो शाहिद खान अब्बासी होंगे। उसका सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो नून लीग के मरियम सदर कैंप को होगा, और उसका जो है वो शहबाज शरीफ साहब का, ये लोग तो ये कहेंगे ना कि अगर शहबाज शरीफ गिरफ्तार होते हैं तो शायद हुकूमत को बहुत फ़ायदा है। हुकूमत को क्या फ़ायदा हो सकता है? शहबाज शरीफ पहले जो अगर बाहर बैठे हैं तो हुकूमत को कौन सा कोई टफ टाइम दे रहे हैं, कौन सी को पोजीशन कर रहे हैं। वो एक लैपटॉप लेके बैठे होते हैं, लैपटॉप के सामने बैठ के वो तस्वीरें बनवाते हैं। अब हमें क्या पता कि उस लैपटॉप के ऊपर वो ताश वाली गेम खेल रहे हैं, वो पबजी खेल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो तो दूसरी तरफ से तस्वीर आती है ना। बस वो एक लैपटॉप लेके बैठे रहते हैं और उनको शौक़ है असल में कि बस वो ऑनलाइन लोगों के साथ ज़रा बातचीत करते रहें, ताकि वो क्योंकि वज़ीर आला पंजाब रहे ना बड़े अरसे तक, अब वो एक तबीयत का हिस्सा बन गया है। तो जैसे कुछ लोग हों उनको टीवी पे आने का शौक़ हो, तो वो अगर सामने कोई और ना हो तो खाली कैमरा लगा के और वो बातें करते रहें ताकि चलो अपना रांझा राजी कर लें। तो शहबाज शरीफ साहब सिर्फ अपना रांझा राजी कर रहे हैं, लेकिन सदीक वो जो सोच के पाकिस्तान मैं चाह रही हूँ कि जरा ये भी क्लियर कर दे। मैंने एक सवाल आपसे पूछा था, ठीक है, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि मुझे समझाने की कोशिश कीजिएगा, आप भी सहाफ़ी हैं, मैं भी प्रोग्राम करती हूँ। जब इंटरव्यू लेने वाला सहाफ़ी किसी बड़ी शख्सियत का दोस्त होगा, जैसे कि आपने कहा दोस्त को इंटरव्यू दिया, तो वो इंटरव्यू सहाफ़ती अंदाज से कैसे लिया जाएगा, ज़रा मुझे समझा दीजिएगा। आप मेरा सवाल समझ गए हैं? ज़ाहिर बिल्कुल उनको सवाल वो करने चाहिए थे जो लोगों के जहन में है। वो अनबाइस्ड होगा कि नहीं, पुल ये बांध रहे मतलब थे कि सही है। आप, हाँ जी, हाँ कि आपने जी डेंगू पे बड़ा काबू पा लिया था, तो अब अगर आपको वो ये सवाल कर रहे हैं कि अगर आपको ये कोरोना की ख़त्म करने की मुहिम का इंचार्ज बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? भाई एज ए जर्नलिस्ट, एज ए एंकर आपको पता होना चाहिए कि वो शहबाज शरीफ जो नैब के सामने नहीं जा रहे कि मुझे कोरोना हो जाएगा, वो कोरोना के खिलाफ मुहिम को लीड करेंगे पूरे पाकिस्तान में। और आपको पता होना चाहिए कि भाई जब डेंगू आया था तो डेंगू सिर्फ पाकिस्तान और कुछ और मुल्क में था, अब कोरोना जो है पूरी दुनिया से इफेक्ट है, हर मुल्क को अपनी पड़ी हुई है। कौन सा मुल्क में मशीनरी देगा, कौन सा मुल्क में डॉक्टर्स देगा? तो वो ज़ाहिर है वो एज आप अपने दोस्त का भी इंटरव्यू कर रहे हो तो आपको वो सख्त सवाल करने चाहिए जो लोगों के जहन में है या जो उस वक्त पूछे जाने चाहिए। उनसे उस पूरे इंटरव्यू में सोहेल वड़ाई साहब के कॉलम में दिए गए इंटरव्यू के वाले से कोई सवाल नहीं किया गया, हालांकि सबसे रेलिवेंट सवाल उनसे
पहला सवाल यही बनता था कि शहबाज शरीफ साहब, आपने जो इंटरव्यू दिया सुहेल वड़ाई साहब को, आप उसकी तस्दीक करते हैं, ये तर्दीद करते हैं, ये पहला सवाल बनता था। लेकिन वो फरमाइशी प्रोग्राम था, और फरमाइशी प्रोग्राम फिर ऐसे ही होता है, तारीफ़ों के पुल बांधे गए, खुशामदें की गई, और उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया कि वो कौम को बता सकें, माहौल बना सकें कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, नैब मुझे गलत बुला रहा है, नैब के खिलाफ एक वो माहौल बना सकें। इससे ज़्यादा उस प्रोग्राम का मकसद नज़र नहीं आता था। यानी सदीक, हम कह सकते हैं कि सहाफ़त में भी अब फरमाइशी प्रोग्राम चलने लगे, और वो फरमाइशी प्रोग्राम जो सहाफ़त से आपके काम से ऊपर हैं। आखिरी कमेंट। जी बिल्कुल, ये तो अब इस्टेब्लिश हो गया है, ये तो अब बच्चा बच्चा जानता है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। लम्हा फ़िक्रिया, अफसोस का मुकाम। ठीक है जी सदीक जान, बहुत शुक्रिया आप तज्ज़िये के लिए, आपकी बड़ी ख़बर के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल, अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की। और कल है जुमे का दिन, कल होगा पाक भारत टाकरा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।